गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 को हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने 7 प्रिंसिपल्स आपके सामने डिस्कस कर लिए थे और टोटल फ्यूल के मैंने आपको बताया था 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो नेक्स्ट जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट यानी कि 8th जो प्रिंसिपल आता है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, ये प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत कुछ उसी तरीके का है जिस तरह का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने पढ़ा था। देखिए, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि टॉप लेवल के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पावर उनके हाथ में है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के हर लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्यूल यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। फ्यूल ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही डिसेंट्रलाइज्ड हो, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ये जो है ना तो कम्प्लीटली कंपनी सेंट्रलाइज हो यानी कि पावर केवल टॉप मैनेजमेंट के पास हो, ना ही ऐसी सिचुएशन हो कि पूरी की पूरी पावर्स जो हैं वो सारे डिसेंट्रलाइज कर दी गई, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। इसमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ पावर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखनी चाहिए, वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, और कुछ पावर्स जो हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम कह सकते हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड विद सेंट्रलाइज्ड टेक्निक। कि अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, कम लोगों को मैनेज करना है, तो वहाँ पर जो है वो सेंट्रलाइज टेक्निक यूज़ की जा सकती है। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट देयर इज़ ए नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन विद लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो और एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट हैं जिन पर कि ट्रस्ट किया जा सकता है तब हम पावर को डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो इतने स्किल्ड नहीं हैं कि जो मैनेजमेंट है वो उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके, और तो फिर यहाँ पर पावर को जो है वो सेंट्रलाइज्ड ही करना होगा। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो ये प्रिंसिपल फ्यूल ने दिया है, फ्यूल ने कहा कि देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस और वी कैन से a combination of centralization and decentralization of authorities। ना तो सारी पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो ना ही डिसेंट्रलाइजेशन हो। ये डिपेंड करे कि बिजनेस कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कंपनी कैसी है, और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय की एफिशिएंसी लेवल क्या है। ठीक है, तो इसके आधार पर ही डिसाइड किया जाए कि कितनी पावर को सेंट्रलाइज करना है और कितनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना है। क्लियर? अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का ही बेनिफिट लिया जा सकता है। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल। जो ऑपरेशनल लेवल है जो है यानी कि ऑपरेशनल लेवल मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वहाँ पर डिसीजन फास्ट या जल्दी लिया जा सकता है, क्विक डिसीजन लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कि अगर आपने पावर्स लोअर लेवल पर भी दे रखी हैं तो लोअर लेवल को आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मिडिल और टॉप लेवल तक कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो इमीडिएटली खुद ही डिसीजन ले सकते हैं।
और स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। और जो सेंट्रलाइजेशन है, थ्रू सेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना रहेगा। तो दीज टू आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नाउ कॉन्सिक्वेंसेस। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट डिले इन डिसीजन। अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दें तो डिसीजन में डिले हो जाएगा, ठीक है। एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। वही जो आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दें तो डिसीजन में डिले होगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो फिर पावर्स का या अथॉरिटी का मिसयूज होने लगेगा। क्लियर? तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट ये आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन एक्चुअली क्या है? स्केलर चेन है चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। जो स्केलर चेन है, स्केलर चेन में एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड का जिक्र फ्योल ने किया कि फ्योल इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि जो चेन ऑफ कमांड है वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। इस चेन की जितनी भी कड़ियां हैं उन हर कड़ी से गुजर के इंफॉर्मेशन पास आउट होनी चाहिए। नो स्किपिंग ऑफ एनी वन शुड बी अलाउड। इसमें कोई भी कड़ी को छोड़ देना अलाउड नहीं होगा। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट दिया है फ्योल ने, उसमें फ्योल ने कुछ इस तरह से बताया है कि ये हमारा सबसे ऊपर ए टॉप लेवल पर आ गया, फिर ऐसे ही बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका मान लीजिए एल एम एन। ओके, तो यहाँ पर जो स्केलर चेन है, स्केलर चेन में फ्योल ये कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशंस का फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं डायग्राम के माध्यम से? ये जो है यानी कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए। कोई भी और सजेशंस जो हैं वो इसी तरीके से सजेशंस अगर चलेंगे तो सजेशंस कैसे चलेंगे? सजेशंस भी इसी क्रम में चलेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो है वो स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट है कि फ्योल ये कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्डरली मैनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरह से चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए को मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सी को देना है तो वो बी को स्किप करके सीधे सी को पहुंचा दे, या सीधे बी और सी को स्किप करके डी को पहुंचा दे, या इधर ए जो है वो एम को एल को स्किप करके एम या एन को पहुंचा दे, या जैसे एल को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एन को तो वो एम को स्किप, मतलब कोई कड़ी कोई भी की जो है स्किप नहीं करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो इसी तरीके से किया जाना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो है वो फ्योल ने स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसी स्केलर चेन के कॉन्सेप्ट में फ्योल ने एक बात और कही है, और वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि कहा जाता है गैंग प्लांक। ये गैंग प्लांक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे देखिए। इस जो है वही डायग्राम वही है, ए बी सी डी, और यहाँ पर आपके आ गए एल एम और एन। अब फ्योल ने यहाँ पर एक बात ये कहा कि अगर हम ये जो है वो स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो इन नॉर्मल कोर्स तो ये स्केलर चेन जो हमारी ये वाली है ये फॉलो करनी है। ठीक है, बट अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इमीडिएट करना हो, तो क्या करें? तो भी जैसे मान लीजिए जो है कोई डी को कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एन तक पहुंचानी है, तो पहले डी जो है वो सी बी और ए और फिर इसके इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से वो इस चेन को फॉलो करेगा तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत डिले हो जाएगा। तो इसके लिए जो है फ्योल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, और उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो नाम दिया गया गैंग प्लांक। गैंग प्लांक। और ये गैंग प्लांक में क्या बताया उन्होंने?
फ्यूल ने गैंग प्लैंक में एक बात ये कही कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, इन नॉर्मल कंडीशन नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली सेम लेवल के जो दो एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकता है, परचेज मैनेजर हो सकता है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड सेल्स मैनेजर हो सकता है, तो दोनों की रैंक एक ही बराबर है। तो जो सेम रैंक के एम्प्लॉइज हैं वो इन केस ऑफ इमरजेंसी इस ऑफिशियल चेन को छोड़ करके डायरेक्ट भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये होगा केवल इमरजेंसी के केस में ही। नॉर्मल कंडीशन में उनको यही चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी होगी। क्लियर? तो ये स्केलर चेन वाली बात हो गई। बात समझ में आ गई आपको? अब इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट है और क्या नहीं कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट में सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है। नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जो है मान लीजिए ए ने कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सी को दे दी तो बी को उस इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं, तो ये कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो अगर ये वाला जो है कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है स्केलर चेन का, तो इसमें कोई भी जो है वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है। ठीक है। और इमरजेंसी के लिए उन्होंने ये कहा कि सेम लेवल के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो पॉजिटिव इफेक्ट है, एक तो सिस्टमेटिक फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, दूसरा जो है वो क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको? और इसी के अगर हम मान लीजिए इसको वायलेट किया जाए तो क्या होगा? वायलेट करने में इसी के अपोजिट आप दे दें, देयर में भी कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वाइट पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये था आपका स्केलर चेन। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ठीक है। मीन्स फ्यूल इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हर एक चीज के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। ये अ फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स, हर चीज को रखने का एक फिक्स प्लेस हो। ठीक है। और फिक्स प्लेस टू सिट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनको बैठने का एक प्रॉपर सीट हो और प्रॉपर केबिन हो। ठीक है। और ये ऐसा किस लिए? सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। तो ये फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिया, ये इसलिए दिया जिससे कि किसी वस्तु या व्यक्ति को ढूंढने में टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। मतलब हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस हो और हर व्यक्ति के लिए भी एक फिक्स प्लेस हो कि व्यक्ति कहाँ बैठेगा, क्या कौन सा उसका केबिन होगा, तो जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ी उसको तुरंत जो है वो वहाँ से कॉल कर लिया गया। या कोई चीज़, कोई टूल वगैरह है तो टूल वगैरह जो भी आइटम्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने उसका फिक्स प्लेस है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट हुई इमीडिएटली वहाँ से पिक कर ली गई। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं? इसके पॉजिटिव इफेक्ट है नो वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई जब हमें मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है या कौन व्यक्ति कहाँ पर है तो टाइम की कोई वेस्टेज नहीं होगी। और स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। ऐसे ही इसके कॉन्सिक्वेंसेज या वायलेशन के इफेक्ट, तो वेस्टेज ऑफ टाइम तो होगा ही होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रॉपर प्लेस ही नहीं है बैठने की मालूम, तो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी उस समय पर उसको ढूंढा जा रहा है और वो मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द
राइट टाइम। ये जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, नेशनैलिटी एट्सेट्रा। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किन्हीं भी एम्प्लॉइज के बीच में उनकी भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या अंतर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ पर्सन। और उसी, लेकिन ये भी है कि इक्विटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इक्वल सैलरी टू अ पियोन एंड अ सुपरवाइजर। कि इक्विटी का मतलब हम ये नहीं कहें कि किसी के जो है हम कास्ट और पोस्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब हम पीएन को भी वही सैलरी दें जो हम सुपरवाइजर को दे रहे हैं, नहीं। इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स। जो भी डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो एक जैसे होंगे, लीव रूल्स एक जैसे होंगे, उसमें हम जो है वो ग्रेड, पोजीशन और जेंडर आदि का किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं? एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। जब सबको मालूम है कि सबके साथ एक समान व्यवहार होना तो सारे ही सेटिस्फाइड होंगे। मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मॉरल्स ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज का मॉरल बूस्टअप होगा। वहीं अगर इसका वायलेशन किया जाए तो डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज में क्रिएट होगा, टर्नओवर क्रिएट होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर। ठीक है, और अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अनहेल्दी रिलेशन क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट ये सोचेंगे कि भाई जो सुपीरियर है वो किसी एक एम्प्लॉय को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, दूसरे को कम बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो जो है वो ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा एम्प्लॉय में। तो ये कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। मीन्स नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ऑन ट्रांसफर। बहुत जल्दी टर्मिनेशन एम्प्लॉयज का, उनको निकाल देना या उनका ट्रांसफ़र कर देना शामिल नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इज बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। जो फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज है, मतलब एम्प्लॉयज को हम भर्ती करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और फिर टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, या एम्प्लॉयज़ को हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक डिपार्टमेंट से बहुत फ्रीक्वेंटली दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे परचेज से सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, सेल्स से मार्केटिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, मार्केटिंग से फाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है या फ्रीक्वेंट टर्नओवर एम्प्लॉयज़ का है, ये ऑर्गेनाइजेशन में के लिए बहुत ही खराब होता है, और ये केवल तभी किया जाना चाहिए जब बिल्कुल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र से होता क्या है कि मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया तो आप फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट भी करेंगे और टर्मिनेट भी करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टेड होगा। अगर आप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, तो पता लगा एम्प्लॉय जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया, उसको वहाँ जाकर के सेटल डाउन होने में कुछ समय लगेगा, और जब तक वो सेटल डाउन हुआ आपने फिर उसे वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। तो एम्प्लॉय किसी एक जगह पर सेटल ही नहीं हो पाएगा और अपना फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम इसे फॉलो करें तो एम्प्लॉय के एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक ही जगह पर काम कर रहा है लगातार। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और बार बार आपको रिक्रूट करने में जो टाइम का और रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो नहीं होगा।
और इसी के वायलेशन करते हैं तो इसके निगेटिव इफेक्ट में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा इन लर्निंग द न्यू जॉब। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया, अब वो कुछ दिन तक तो दूसरे डिपार्टमेंट के काम को सीखेगा, तो उसका जो है वो टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट होगा। क्लियर? तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। नाउ सेकेंड लास्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से आगे आकर के काम करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं इनिशिएटिव लेना। ठीक है, तो फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। फ्यूल एजेंट सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, कि वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाएं और उनको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ये छूट दी जाए कि वो प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करें। मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज़, और मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ के जो सजेशन है, जो आइडियाज़ हैं, उनका हमेशा स्वागत करें बिफोर फ्रेमिंग द फाइनल प्लान। जबकि वो फाइनल प्लान फ्रेम कर रहे हैं उससे पहले एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को हमेशा वो देखें, सुने, समझें। ठीक है, बट इन द सेम टाइम द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस नहीं है। मीन्स वंस डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सजेशन और नॉट। यानी कि इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि हमने अगर आपको प्लान बनाने की छूट दे दी एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय जो है वो उस प्लान को डिसओबे करे जो कि मैनेजर ने फाइनलाइज किया। नहीं, एक बार मैनेजमेंट ने अगर कोई प्लान फाइनलाइज कर दिया तो फिर एम्प्लॉय की ये ड्यूटी है कि वो उसी प्लान पर काम करे, वेदर वो एम्प्लॉयज के सजेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ठीक है, तो दिस इज द इनिशिएटिव। इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है। एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम, और एम्प्लॉय जो टारगेट है उसे टाइमली अचीव कर लेते हैं, क्योंकि इफ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन, क्योंकि वो जो टारगेट है वो उन्हीं की कंसल्टेशन से बनाया गया, तो वो उसे टाइमली पूरा कर लेते हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। एम्प्लॉय को अगर शामिल नहीं किया जाता तो वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। एंड डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के बीच में डीमोटिवेशन क्रिएट होता है। राइट नाउ द लास्ट, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम स्पिरिट से काम करना। मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिट डी कॉर्प्स से टीम स्पिरिट से काम करना, सब लोगों को एक साथ मिलकर के टीम भावना से काम करना। तो मैनेजमेंट को इसके लिए इनकरेज करना चाहिए। फ्यूल ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इस बात को इनकरेज करे कि जो एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहे हैं वो टीम स्पिरिट से काम करें। राइट, तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? डेवलप टीम स्पिरिट और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ग्रुप गोल जो है वो अचीव किए जा सकेंगे, टीम स्पिरिट की भावना यानी कि मिलजुल कर काम करने की, एक साथ काम करने की भावना डेवलप होगी। एंड वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, टीम गोल में नॉट भी अचीव हो सकता है, जो ग्रुप गोल है वो अचीव ना हो, और नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। टीम स्पिरिट से काम नहीं हो रहा, मिलजुल करके काम नहीं हो रहा, और इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में, मन में कुछ स्ट्रेस भरा हुआ है। ठीक है, कुछ चिंता या तनाव है। ठीक है, तो ये जो है वो स्पिरिट डी कॉर्प्स प्रिंसिपल था। क्लियर? तो ये बच्चों इस तरह से 14 जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये मैंने आपको पूरे करा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और कोई इसकी PDF ऑलरेडी मैंने आप लोगों को भेज रखी है चैप्टर की। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप के या किसी भी माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।